हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार पार्ट 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 3 के तहत हम बात करेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको कौन कौन सी रिट यानी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रिटें हैं। जो व्यक्ति हैं, भारतवासी हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र यानी जो उसके मौलिक अधिकार है, जब उनका हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जो है ये इस तरह की रिट जारी करती हैं। तो दोस्तों, इसी पे हम जो है आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे महत्वपूर्ण वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको जो मतलब आदमी है, व्यक्ति है, उसके मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो इस तरह की जो रिट है वो जारी कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, बेसिकली उच्च न्यायालय भी जारी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार हनन होने पर वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों, कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट है? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध एवं अधिकार प्रक्षा। इस तरह से जो ये 5 रिट है, ये रिट मौलिक अधिकारों के हनन होने पर जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। दोस्तों, इसको अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो सीधे बिना याचिका लगाए जो भी उसकी छोटी मोटी प्रोसेस था वो पूरी करके सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जो है अपील कर सकता है। उसमें किसी प्रकार की उसको याचिका लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद जो है ये जो रिट है सर्वोच्च न्यायालय का जो विशेषाधिकार नहीं है, ये उच्च न्यायालय का है। लेकिन क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रिट क्यों जारी की जाती है? तो रिट मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जो है ये जारी की जाती है। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, इसका आंसर समाप्त हो चुका है। पर क्योंकि ये जो हमने बात की 5 तरह की रिट है, ये कैसे जारी होती है, ये आखिर है क्या ये, इसके बारे में जो है अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब भी ये अनुच्छेद 32 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, उसके तहत ये रिट का बारे में वर्णन किया गया है। पर क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्तियों में न्यायाधीश यानी रिट का जो है उल्लेख किया गया है, उसी के तहत जो है इन 5 रिट को जो है हम देख रहे हैं। अब जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है एक बार जो है इन रिटों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो तब आपको याद आएगा उस समय पर कि हाँ, इन्हीं रिट के बारे में हमने सर्वोच्च न्यायालय में बात की थी। तो दोस्तों, सर कौन कौन सी रिट होती है? तो सबसे पहला है रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबिकस कॉर्पस बोलते हैं इसको। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्या है? हैबिस कॉर्पस। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो दोस्तों, बेसिकली ये है कि मान लीजिए, पहले मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ, फिर जो ये सेंटेंस इसमें लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती है? उस जिस 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 ऑफिसर ने उसको गिरफ्तार किया है, उसको उसको ये बोल सकती है कि तुमने जो है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, आखिर उसको किसके तहत तुमने गिरफ्तार किया गया है, किसके तहत तुमने उसको गिरफ्तार किया गया है। अब उससे ये भी पूछ सकती कि क्या तुमने जिसको गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है? यदि पेश नहीं किया है तो पेश क्यों नहीं किया है? और जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ये देखती है कि उसको पेश नहीं किया गया है, साथ ही साथ ये देखती है कि उसको बिना किसी बेबजाय अवैध तरीके से उसको क्या है गिरफ्तार किया गया है, जेल में डाला गया है, तो क्या कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय? उसको रिहा कर सकती है। ठीक है, यानी एक रिट अदालत के समक्ष एक ऐसे व्यक्ति, देखिएगा, रिट एक अदालत के समय ऐसे व्यक्ति को पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में या जेल में रखा गया है और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, यानी इसको पेश नहीं किया गया है। ठीक है, और यदि यह पाया जाता है कि जिसको हिरासत में लिया गया है उसको अवैध तरीके से हिरासत में लिया है, यानी उसे कोई गलती ही नहीं है, तो कोर्ट उसे क्या है, उस व्यक्ति को रिहा भी कर सकती है। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। मतलब किसी व्यक्ति को अगर अवैध तरीके से हिरासत में लिया जाता है, साथ ही साथ 24 घंटे के भीतर
24 घंटे के भीतर अगर उसे मजिस्ट्रेट या किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ठीक है, तो अगर और साथ में साथ अगर न्यायालय ये भी पाती है कि उसको अवैध तरीके से जेल में रखा गया है, तो उसको रिहा कर सकती है और संबंधित अधिकारी से पूछती है कि जिसने उसको गिरफ्तार किया है कि आखिर किस तरह से गिरफ्तार आपने किया गया है। अगर उसका रीज़न वैलिड नहीं होता तो जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको रिहा कर दिया जाता है। इस रिट का उद्देश्य क्या है? इस रिट का मुख्य उद्देश्य है कि जो अपराधी को दंडित करने का नहीं है, बल्कि क्या है, अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कराना है। यानी इस इसका उद्देश्य क्या है? ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है कि हमको कोई भी संस्था बिना किसी दंड के या किसी अपराध के हिरासत में नहीं ले सकती है, ठीक है। तो इस रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस रिट का मुख्य उद्देश्य है कि अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कराना है। दोस्तों, ये मौलिक अधिकार के तहत ही आता है। तो पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, ये जो रिट है, ये जो 5 मैंने रिट आपको बताई है, इसमें अक्सर मैच द सेंटेंस आता है, यानी जोड़ियां मिलाने को आती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब उसके आगे जो ऑप्शन होगा, तो आपको अगर ये आंसर नहीं पता है तो डेफिनेटली वो आप सही नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें पता होना ही चाहिए। कभी कभी बंदी प्रत्यक्षीकरण के ना लिख के हैबियस कॉर्पस लिखा होता है, इसलिए आपको ये दोनों ही याद करना है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है परमादेश रिट, ठीक है, मैंडेमस रिट, ठीक है। परमादेश रिट, परमादेश का मतलब है कि हम आदेश, जो परमादेश वर्ड है उसका अर्थ होता है, मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश, हम आदेश देते हैं। यह एक प्रकार का नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को दिया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक अधिकारियों को क्यों दिया जाता है? मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अभी वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसमें कोई अधिकारी, कोई संस्था, सार्वजनिक संस्था अगर ये कह दे, सरकार अगर ये कह दे कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे, हम, या सरकार ये कह दे कि हम कोरोना संबंधित कोई उपाय नहीं करेंगे जनता के लिए, तो इस रिट का जो है, जो ये वर्तमान में हम परमादेश रिट पढ़ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय इस रिट को जारी कर सकती है और पूछ सकती है कि आखिर तुम क्यों मना कर रहे हो, ठीक है। तो परमादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो परमादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं, एक प्रकार का नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि वो अपने कार्यों और उससे नकारने के संबंध में पूछा जा सके कि आखिर तुम मना किस बात के लिए कर रहे हो। ये किस किस के लोगों के लिए जारी कर सकता है? ये सार्वजनिक इकाई होती है, जो निगम अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, प्राधिकरण होते हैं, या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जो है ये जारी कर सकती है। यानी कोई भी सार्वजनिक अधिकारी किसी भी कार्य कर निकाय या अधीनस्थ न्यायालय इस ये मना नहीं कर सकती है कि हम इस कार्य को नहीं करेंगे जो किसी सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? ये परमादेश, ये रिट है, ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो ही जो है इसको लाया जाता है। अगला है प्रतिषेध, ठीक है, रिट, प्रतिषेध रिट। अभी क्या होता है प्रतिषेध रिट? दोस्तों, ये रिट वो रिट होता है कि जैसे कोई न्यायिक है, न्यायालय है, न्यायिक है, अर्ध न्यायिक संस्था है, कोई न्यायिक संस्था है या अर्ध न्यायिक संस्था है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करती है। मान लीजिए कोई न्यायालय है, उसको अधिकार नहीं है कि किसी ऐसे मुद्दे पर वो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि जो उच्च न्यायालय है उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, पर अगर वो व्याख्या करती है तो सर्वोच्च न्यायालय ये प्रतिषेध रिट जारी कर सकती है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रतिषेध रिट का क्या मतलब होता है? कोई न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध ये तो जारी किया जाता है, साथ में ये देखा जाता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर अगर कार्य करती है तो ये प्रतिषेध रिट के द्वारा उसको रोक दिया जाता है। यानी आपका जो अधिकार आपको संविधान में दिया गया है, आप उसी के तहत ही ये काम करेंगे, अदरवाइज उसके बाहर आप काम नहीं कर सकते। ये एकदम बिल्कुल वैलिड सा है हर डिपार्टमेंट, हर सब चीज़ में। कोई एम्प्लॉई हो, अगर उसको किसी चीज़ का अधिकार, चाहे ऑफिसर हो, अगर उसको किसी चीज़ का अधिकार नहीं है, उसके बाहर जाके वो कार्य नहीं कर सकता है। इसमें एक चीज़ और देखते हैं हम कि अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्धन्यायिक निकायों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रखना ही इसका उद्देश्य है, ठीक है। इस रिट का उद्देश्य क्या है कि जो भी न्यायालय है या अर्धन्यायिक निकाय है उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ही, ये बेसिकली क्या है, न्यायालय और अर्धन्यायिक, ठीक है, इन्हीं के लिए जो संस्था, इन्हीं के लिए अधिकार ये रिट जारी कर सकते हैं। तो उनको क्या करना, अपने अधिकार क्षेत्र में ही रखना, बाहर जिससे कि बाहर के जो फैसले या केस ना ले पाए, केस इन द सेंस डिसीजन ना कर पाए, ठीक है, उसकी विवेचना ना कर पाए। तथा ये जो है विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ प्रयोग नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जब मैच द सेंटेंस आता है तो इस टाइप के जो वर्ड हैं
जो ये नहीं कर सकते, ये अक्सर उसमें आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो किसके न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही जो है इसको लाया जा सकता है। प्रतिषेध लेख की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिषेध रिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब है अगला उत्प्रेक्षण रिट। बेसिकली प्रतिषेध रिट और उत्प्रेक्षण जो रिट है ये दोनों जो है आपस में मिलते जुलते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जो प्रतिषेध रिट था तो किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य न करे उसके लिए था, ठीक है। लेकिन उत्प्रेक्षण क्या है कि अधीनस्थ जो न्यायालय के आदेश हैं, ठीक है, उसने मान लीजिए किसी ऐसी चीज़ की सुनवाई कर दी है जिसको उसको नहीं करना चाहिए था, उसका आदेश भी आ गया, तो उस आदेश को रोकना ही उत्प्रेक्षण रिट के तहत आता है। यानी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को तथा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर किसी न्यायाधिकरण के निर्णय को निरस्त करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए उच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है और उसने व्याख्या कर दी, साथ ही साथ उसका जो है क्या कर दिया, आदेश भी जारी कर दिया, तो उस आदेश को निरस्त करना ही उत्प्रेक्षण रिट जो है कहलाता है। यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय, देखिएगा इस बारे हम देखते हैं कि जो रिट है यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक अर्ध जो न्यायिक निकाय को अपने अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो उसे रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है, ठीक है। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जो किसी अधीनस्थ न्यायालय, जैसे मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय है, अब उच्च न्यायालय क्या कर रहा है, इसका गलत उल्लंघन कर रहा है इसके अधिकार को, तो ये उत्प्रेक्षण रिट जारी की जा सकती है। दोस्तों जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। अक्सर प्रश्न एमपीपीसीएस में प्रश्न पूछा भी गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कौन कौन से रिट जारी कर सकते हैं, इनको बताइए। 100 वर्ड्स में लिखने को भी आया था ये। इससे प्रश्न जो है प्री में पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ किसी भी एग्जाम चाहे व्यापम का हो या एसएससी का हो उस इसमें भी जो है एग्जामों में इससे प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। एक अगला अब लास्ट इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं, इसका उद्देश्य देखेंगे, साथ में हम जो उत्प्रेक्षण है और साथ ही प्रतिषेध है दोनों में अंतर क्या है वो भी देख लेते हैं। इस रेट का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अधीनस्थ न्यायालयों व न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार का सुनिश्चित प्रयोग हो तथा वो किसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग ना करें जो उनको संविधि या संविधान में उनको उल्लेख किया ही ना गया हो, इसका उद्देश्य है ये, ठीक है। इसके बाद जो प्रतिषेध है उत्प्रेक्षण दोनों में अंतर है, मैं आप खैर बता चुका हूँ पर एक बार और बताता हूँ मैं। जो प्रतिषेध है उसका क्या मतलब है, प्रतिषेध जो रिट जारी करता है उसका मतलब ये है कि जो कि रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही होती है, यानी वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी भी कार्यवाही का प्रयोग कर कार्यवाही का चल रही होती है, ठीक है। यानी प्रतिषेध रिट के द्वारा जारी कब की जाती है कि जब कोई भी न्यायालय या अर्धन्यायिक जो है कि अपने क्षेत्र के बाहर क्या बोलेंगे उसको, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर की कार्यवाही पे क्या है करता है, यानी डिसीजन देता है, ठीक है। यह सुनवाई करता है, हाँ सुनवाई करता है, मतलब प्रतिषेध रिट के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर उसकी सुनवाई करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसको रोकना है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसको रोकना है कि बाहर को आप नहीं कर सकते। जबकि उत्प्रेक्षण में क्या है कि जो कार्रवाई हो गई है, ठीक, जो कार्रवाई समाप्त हो गई उसके निर्णय समाप्ति करना, यानी निर्णय को रोकना, ठीक है। एक अधिकार क्षेत्र के बाहर काम नहीं करेगा, उत्प्रेक्षण हो गया। अब उस पर जो निर्णय दे दिया गया है वो उत्प्रेक्षण सॉरी उल्टा हो गया। जो प्रतिषेध है उसमें क्या है, अधिकार क्षेत्र के बाहर को रोकना है और उत्प्रेक्षण में जो बाहर अधिकार था जो उसमें निर्णय दिया है उसको रोकना है। ये बहुत सिंपल सा है, आप इसको देखेंगे। इसके बाद जो अधिकार प्रक्षा है, अधिकार प्रक्षा रिट क्या है, यह रिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी सार्वजनिक पद पर काम करने वाला व्यक्ति अपने पद पर बने रहने योग्य है कि नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा संवैधानिक पद है और उसमें किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जो कि वो व्यक्ति बैठने के योग्य नहीं है, ठीक है, तो इस रिट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में ऐसे ही एक व्यक्ति को जो है संवैधानिक पद में बैठा दिया गया था जो उसके योग्य नहीं था, तो उसके लिए जो है अधिकार परीक्षा ऐसे जो है रिट को लाया गया था। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है, या एक हम और देखते हैं, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका वो हकदार है ही नहीं, यानी ऐसे अच्छे पद पर नियुक्त हो गया है जो संवैधानिक पद पे है लेकिन उसका वो अधिकार नहीं है, ठीक है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा जो है रिट जारी कर उसको हटा सकती है, उसके कार्य को रोक देती है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है रिट हुए, बंदी प्रत्यक्षीकरण देखा, परमादेश देखा, उत्प्रेक्षण देखा, प्रतिषेध देखा और इसके बाद हमने आखिरी में जो हमने देखा अधिकार परीक्षा। इस तरह से हमने 5 रिटों के बारे में बात की। बहुत महत्वपूर्ण रिट हैं, अक्सर इनसे प्रश्न आते हैं। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि कोई सबसे पहले मैं एक बार फिर उसको एक
ब्रीफ छोटा सा वो कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। परमादेश की हम बात करें तो परमादेश कैसा है, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया हो जो कि अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया हो, और 24 घंटे के अंदर जो है वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत भी नहीं किया गया हो, तो मजिस्ट्रेट अगर ये बात उसको प्रस्तुत करने के लिए बोल सकता है। साथ ही साथ अगर ये जो जिसने व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार किया उसे पूछ सकता है कि आपने किसके तहत जो है इसको गिरफ्तार किया। अगर सही जवाब नहीं मिला या सही नहीं, अगर न्यायालय सही नहीं पाती है तो उसको रिहा कर सकती है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा हो गया, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। परमादेश का क्या मतलब होता है कि हम परमादेश देते हैं। कोई भी संवैधानिक कोई भी निकाय ये नहीं बोल सकती है कि हम इस कार्य को नहीं देंगे, नहीं कार्य कर सकते। ठीक है, ये कार्य को हम नहीं करेंगे। ठीक है, सरकार भी इसमें शामिल है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कोरोना का, अगर वर्तमान में चल रहा है तो कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि हम कोरोना संबंधित जनता के लिए हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आता है परमादेश के तहत। प्रतिषेध का जैसे मैंने आपको बताया, कोई न्याय ये जो प्रतिषेध है, ध्यान रखिएगा, ये न्यायालय या अर्धन्यायिक के लिए ही रिट है, ये इसके अलावा किसी के लिए नहीं है। ठीक है, किसके लिए, न्यायिक और अर्धन्यायिक के लिए। जो भी अब न्यायिक या अर्धन्यायिक जो संस्था है अपने अगर अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई भी सुनवाई करेगा तो ये प्रतिषेध रिट जो है जारी कर दिया जाएगा। उत्प्रेक्षण, उस सुनवाई में जो निर्णय आएगा, ठीक है, उसके लिए उत्प्रेक्षण होता है। परमादेश, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर बैठने योग्य नहीं है लेकिन उसको बैठा दिया गया है, ठीक है, तो उसके निर्णय समाप्त करना, ये रिट जारी कर सकते हैं। इस तरह से 5 रिट हैं। बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत ही सिंपल है, ज़रूर पढ़िएगा। नमस्कार।